जरूर। बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ रहे थे, स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आपके पास ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का पता हो, जैसे सबसे ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज्ड, फिर लोन पेयर, फिर बॉन्ड पेयर, ये आपको याद होना चाहिए। मतलब अगर आप बेस की तरह सोच रहे हैं और आपको इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करना है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की नेगेटिव चार्ज वाले एटम की, उसके बाद लोन पेयर वाले एटम की, और उसके बाद बॉन्ड पेयर वाले एटम की। मतलब अगर मैं बोलूं कि बेसिक स्ट्रेंथ जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसके, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी के, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी के। अब जैसे मैं कुछ समझाऊँ आपको, बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा वो NH2 माइनस का ज़्यादा होगा किससे, अमोनिया से। बेसिक स्ट्रेंथ OH माइनस का ज़्यादा होगा किससे, H2O का। बेसिक स्ट्रेंथ SH माइनस का ज़्यादा होगा किससे, H2S से। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ हमेशा याद रखिएगा कि जैसे RO माइनस का ज़्यादा होगा किससे, ROS से। भाई इसके पास भी लोन पेयर है, ये भी डोनेट कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि नेगेटिव चार्ज का जो होता है, बेसिक नेगेटिव चार्ज जिसके ऊपर होता है उसका बेसिक स्ट्रेंथ लोन पेयर वाले से ज़्यादा होता है। नेगेटिव चार्ज वाले का बेसिक स्ट्रेंथ लोन पेयर वाले से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब आप ये क्लियर हो गया आपको, ये ध्यान रखिएगा इसको। अच्छा, एक बात और, जैसे नोट करके लिख लीजिए, बेसिक स्ट्रेंथ अमोनिया का ज़्यादा है किससे, CH4 से। क्यों? क्योंकि लोन पेयर की मोबिलिटी बॉन्ड पेयर से ज़्यादा है। और एसिडिक स्ट्रेंथ भी अमोनिया का ज़्यादा है किससे, CH4 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है किससे, कार्बन से। देखिए दोनों में एक्सप्लेनेशन अलग अलग है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी से एक्सप्लेनेशन है और यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और यहाँ पर लिखिएगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। ठीक है, तो एक अकेला ऐसा एक्सेप्शनल केस है जिसमें बेसिक स्ट्रेंथ और एसिडिक स्ट्रेंथ दोनों ज़्यादा है एक ही कंपाउंड का दूसरे कंपाउंड से, वरना हमेशा बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है एसिडिक स्ट्रेंथ की। आप यही मान के चलेंगे। बस ये आता है तो यहाँ एक एक्सेप्शनल केस आ जाता है, अदरवाइज बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ की। ठीक है, तो चलिए आते हैं अब थोड़ा सा अगले पॉइंट पर। चौथा जो हमारा कंपाउंड है वो है अमाइड। चौथा जो हमारा कंपाउंड है वो कौन है, अमाइड है। अमाइड, अमाइड, अमाइड जो होता है वो RCO NH2 या RCO NHR, RCO NRR, ये सब क्या है, अमाइड। ये सब क्या है, अमाइड। और अमाइड्स आर लीस्ट बेसिक अमंग ऑर्गेनिक बेसिस। इनऑर्गेनिक से तो कंपेयर ही नहीं कर सकते ऑर्गेनिक को, लेकिन ऑर्गेनिक में भी ये लीस्ट बेसिक है। मतलब अगर आपको अमाइड मिल जाता है तो उसको ऑर्डर में सबसे पीछे कर दीजिए। अगर आपको अमाइड मिल जाता है तो उसको ऑर्डर में क्या करिए, सबसे पीछे कर दीजिए।
ठीक है। अच्छा, साइड जैसे अमाइड है और RCONH2 RCO माइनस NH2 प्लस। अब जैसे अमाइड तो यहाँ पे बनाया हुआ है तो इसको दिखा देते हैं ऐसे। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज से ऐसे बन गया, ठीक है। इक्वल RS नहीं है। अब बात करें साइट ऑफ प्रोटोनेशन की। साइट ऑफ प्रोटोनेशन इन अमाइड, तो H प्लस का अटैक कहाँ होगा? इस पर होगा या इस पर होगा? तो देखिए, पहली बात समझिए, अमाइड को ध्यान से देखिए। एक बड़ा सा अमाइड बनाते हैं आपको। अब इसमें देखिए ध्यान से, तो NH2 का लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। ये कैसा है? डीलोकलाइज्ड। और ये कैसा है? लोकलाइज्ड। तो जब जो डीलोकलाइज्ड है वो कम बेसिक होगा और जो लोकलाइज्ड है वो ज़्यादा बेसिक होगा। तो इसका मतलब साइट ऑफ प्रोटोनेशन H प्लस का जो अटैक होता है अमाइड में, वो कहाँ होता है? O पर होता है। वो कहाँ होता है? O पर होता है। साइट ऑफ प्रोटोनेशन इन अमाइड। अटैक ऑफ H प्लस टेक्स प्लेस ऑन ऑक्सीजन ऑफ अमाइड। ऑक्सीजन एटम ऑफ एमाइड लिखना चाहिए। ऑक्सीजन एटम ऑफ अमाइड। अब वैसे भी अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखिए, यहाँ पर क्या है? लोन पेयर है और यहाँ पर क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो किसकी इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ज़्यादा है? नेगेटिव चार्ज की। तो नेगेटिव चार्ज डोनेट होगा। दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं, चाहे नेगेटिव चार्ज से बोल दीजिए, चाहे लोकलाइज डीलोकलाइज से बोल दीजिए। तो साइट ऑफ प्रोटोनेशन अमाइड का याद रखिएगा, और अमाइड लीस्ट बेसिक होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। तो अब जरा सा मैं आपको ऑर्डर बता दूं। ठीक है, तो अब ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ सबको मिला के अगर बताया जाए, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ सबको मिला के बताया जाए, तो सबसे ज़्यादा बेसिक जो होता है वो ग्वानिडीन होता है, फिर एमिडीन होता है, फिर एलिफैटिक एमीन। और एलिफैटिक एमीन में आप क्या लेंगे? 231 मोस्ट ऑफ द केस 231 मिथाइल होगा तो 213 ले लेंगे। उसके बाद एरोमेटिक में आता है पिरिडीन, ठीक है। फिर एनिलीन, एनिलीन एंड इट्स डेरिवेटिव, ये सब इसी में आ जाएगा। एनिलीन एंड इट्स डेरिवेटिव, ठीक है। फिर आएगा कौन? फिर आएगा पायरॉल। पायरॉल एरोमेटिक में सबसे कम बेसिक होता है। और उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आएगा अमाइड। पायरॉल के बाद कौन आता है? अमाइड आता है। तो ये ऑर्डर याद रखिएगा, इस ऑर्डर की आपको जरूरत पड़ेगी।
इस ऑर्डर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए। कुछ नोट करके पॉइंट जरूर लिखना चाहिए आपको। जैसे देखिए, बेसिक स्ट्रेंथ, अमोनिया इज मोर बेसिक देन pyridine। अमोनिया इज मोर बेसिक देन pyridine। लेकिन pyridine ज़्यादा बेसिक हो सकता है अगर क्या लगा हो, ERG लगा हो, तो अमोनिया से ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। तब अमोनिया से क्या होगा, ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। ये भी एक केस है जो इम्पोर्टेंट है। फ्लोरीन बेशक -I इज डोमिनेटिंग ओवर +R, लेकिन यह जो इसका जो +R इफेक्ट है उसकी वजह से भाई दूरी काफ़ी ज़्यादा है, तो -I क्या हो जाता है, कम, लेकिन +R जो है वो तो दूरी पे डिपेंड करता नहीं है, इसीलिए यहाँ पर +R इफेक्ट डोमिनेटिंग हो जाता है। वैसे तो इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेटिंग हो रहा है, जैसे यहाँ लगा होता तो इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होता, लेकिन यहाँ पर दूरी देखिए 1 2 3, अब जैसे यहाँ पर देखो NH2 तो 1 2 3 फिर 4, तो चौथे कार्बन पे जाते जाते इंडक्टिव इफेक्ट ख़त्म हो जाता। तो अब केवल क्या बचा, +R बचा। अब जब +R बचा तो वो केस थोड़ा सा अलग होगा। ठीक, अब जैसे ये 2 लगा है, अब क्वेश्चन की बात कर लेना। तो अब यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होगा, तो आपको लगेगा सर 2 लोन पेयर है। देखिए आप लोग कैसे दिमाग लगाते हैं वो भी बता देते हैं आपको कि सर 2 लोन पेयर है ना, तो जिसके पास 2 ऑप्शन है सर वो तो ज़्यादा आसानी से डोनेट करेगा, जिसके पास एक ही ऑप्शन है वो कम आसानी से डोनेट करेगा। तो भैया ऐसा नहीं है, 2 का ज़्यादा है 1 से। क्यों, क्योंकि ये अगर मान लो ये डोनेट कर रहा है तो ये क्या लगा रहा है, -I, और अगर ये डोनेट कर रहा है तो ये लगा रहा होगा -I, तो दोनों में से एक क्या लगा रहा है, -I लगा रहा है, और जब -I लगाएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ तो घटेगा। समझ पाए? तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको आपको याद रखना है, इनको आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा और 1-2 क्वेश्चन देकर एक क्वेश्चन और लेकर हम लोग आगे बढ़े। क्वेश्चन आपको लिखना है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ।
अब देखिए भैया 15 कंपाउंड है आपके सामने और इस 15 कंपाउंड का आपको बेसिक स्ट्रेंथ बताना है। मतलब आपके सामने अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अपने पास बोर्ड छोटा था तो अपन ने 15 दे दिया, बोर्ड बड़ा होता तो हम 30 35 40 कर देते। इसको मन में जो जो आता जाए वो देते जाओ, उसके बाद फिर सोचा जाएगा क्या करना। देखिए सबसे पहले कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जाता है। ग्वानिडीन एमिडीन को सबसे पहले हटाओ, सबसे पहले वही आएगा। फिर एलिफेटिक एमीन हटाओ, उसके बाद वही आएगा। फिर एरोमेटिक एमीन हटाओ, और एरोमेटिक एमीन में भी पहले पिरिडीन लाओ, पिरिडीन, फिर पिरिडीन के बाद लाओ एनिलीन और ये वाले, फिर उसके बाद पायरोल वाले लाओ, जब वो ख़त्म हो तो फिर अमाइड लाओ। ठीक है, तो दिमाग में क्लियर पिक्चर क्लियर है कि बेसिक स्ट्रेंथ के लिए सबसे पहले एमिडीन ग्वानिडीन को लाना है। तो ये एमिडीन है, ये ग्वानिडीन है। मैं देखो दोनों तरफ है, दोनों तरफ है, 3 एन लगा है तो क्या है ग्वानिडीन है, और 2 लगा है तो क्या है एमिडीन है। ठीक है, क्लियर है। एमिडीन ग्वानिडीन क्लियर हुआ। तो ये हमने लिखा 2 और उसके बाद क्या लिखा 6 एमिडीन। ये हुआ हमारा ग्वानिडीन, ये हुआ हमारा एमिडीन। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा, मिटा दूंगा। मैं मिटा दूंगा ताकि हमको जो है ये दिखता रहे, बाकी सब दिखता रहे। तो एमिडीन ग्वानिडीन आप इनके नीचे ये लिख लीजिएगा। मैं तो मिटा दे रहा हूँ कि मैंने 2 और 6 बना दिया, तो 2 और 6 का काम नहीं है। अब आता है एलिफेटिक एमीन। एमिडीन ग्वानिडीन के बाद एलिफेटिक एमीन। अब एलिफेटिक एमीन हमको ढूंढना है कहाँ पर है, एक ये है, एक ये। तो अब देखिए ध्यान से, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्सरी है। हमको क्या चाहिए 2 3 1, मतलब सेकेंडरी टर्सरी प्राइमरी। सेकेंडरी टर्सरी प्राइमरी मतलब 12 14 1, सेकेंडरी टर्सरी प्राइमरी। तो सेकेंडरी टर्सरी प्राइमरी को हमने हटा दिया। ठीक है, अब आएगा एरोमेटिक। अब एरोमेटिक में भी पहले क्या लाते हैं हम, पिरिडीन। तो अब ढूंढिए पिरिडीन कहाँ पर है। तो पिरिडीन यहाँ है 3rd पे, पिरिडीन यहाँ है 9 पे, पिरिडीन है 11 पे। 3rd 9 11, 3rd 9 11, ध्यान से रखिए 3rd 9 11। तो 3rd पे क्या लग रहा है +R, यहाँ पे क्या लग रहा है -R, और यहाँ पे तो कुछ एक्स्ट्रा है नहीं तो 0। तो बेसिक स्ट्रेंथ हम कैसे स्टार्ट करते हैं, +R +H +I 0 -I -H -R। तो इसका मतलब है कि हमको सबसे पहले लाना है +R। तो हम लाएंगे किसको, 3 को। 3 के बाद 0, 0 कौन है 11, 11 के बाद ये क्या है 9 है। ठीक है, आसान लग रहा है, लग रहा होगा। नहीं लगे एक बार और देख लेना वीडियो। कुछ लोगों को मेरा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके देखने का मन करता है, और मैं कहता हूं कि आपको दोबारा पीछे जाके देखने का मन करेगा। अब क्या आएगा, अब पिरिडीन के बाद आएगा एनिलीन या इसका डेरिवेटिव। वो तो ऊपर वाले दोनों पायरोल है तो उनको अपन को करना नहीं है कुछ। ये 4 1 2 3 4, ये 4 हमको लाने हैं। तो ये 4 लाने हैं, तो इसमें देखिए ये क्या है +R है, ये +I है, ये SIP है, और ये -R है। तो सबसे पहले लाएंगे हम +R मतलब 7, उसके बाद लाएंगे हम +I मतलब 8, उसके बाद लाएंगे हम -R मतलब 10, और 10 के बाद लाएंगे हम SIP मतलब 15। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। देखिए मिटाते गए, अब 3 ही कंपाउंड बचा।
अब लाना है पायरॉल और पायरॉल के बाद लाना है अमाइड। तो चलिए पायरॉल देखते हैं। अब इन दोनों में ज़्यादा बेसिक कौन है? इन दोनों में ज़्यादा बेसिक कौन है? तो चलिए आइए देखा जाए। इस लोन पेयर को कौन ज़्यादा खींचता है अपनी ओर? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया जाए। ये बन गया। इसके पास क्या है? वैकेंट डी है, वैकेंट डी है। अब इसके पास वैकेंट डी है तो ये आगे क्या करेगा? आगे ऐसे बनाएगा। ऐसे, ठीक। तो यहाँ वैकेंट डी है तो इसका मतलब क्या लगा दिया? माइनस आर लगा दिया इससे यहाँ पर। अब लेकिन इस फ्लोरीन के पास वैकेंट डी नहीं है तो फ्लोरीन क्या करता है? माइनस आई लगाता है। तो विच इज़ डोमिनेटिंग फैक्टर? माइनस आर या माइनस आई? माइनस आर डोमिनेटिंग फैक्टर है और बेसिक स्ट्रेंथ के लिए हम माइनस आर घातक होता है। माइनस आर लग गया तो बेसिक स्ट्रेंथ घट जाएगा। तो इसका मतलब है 5 का ज़्यादा है, 4 का कम है। 5, 4 और देन 13, क्योंकि अमाइड का लिस्ट बेसिक अमाइड को सबसे लास्ट में ला के रख दिया। क्लियर हुआ कुछ? तो ये बात का ध्यान रखिए, बड़ा ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट था ये, ठीक है। ये मिटा देते हैं। ठीक, एक ये तो क्वेश्चन हो गया हमारा। हमने सारे कॉन्सेप्ट मिला के एक क्वेश्चन बना दिया। अब देखिए कुछ प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं जो वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोटॉन एक्सेप्टर बोला जाता है इनको। वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोटॉन एक्सेप्टर, इसको प्रोटॉन स्पॉन्जेस बोला जाता है। स्पंज क्या करता है? जो वो सोख लेता है, पानी वानी जैसे रहता है तो वहाँ पे डालते हैं तो वो क्या करता है? उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एब्जॉर्ब कर लेता है तो प्रोटॉन स्पॉन्जेस कुछ होते हैं, प्रोटॉन स्पॉन्जेस, जो अपने आप में बहुत महान माने जाते हैं। तो उनके बारे में थोड़ा सा आपको समझाएं। जैसे ऐसे दो कंपाउंड हैं। पहला अब यहाँ पे क्या होता है? लोन पेयर रिपल्सन।
लोन पेयर क्या होता है, रिपल्सन होता है। लोन पेयर रिपल्सन होता है तो जब ये H+ लेता है, कोई भी दोनों में से कोई भी एक H+ ले लेता है, तो जब H+ लेता है मान लीजिए इसने H+ ले लिया और इसके पास है लोन पेयर, तो क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते ये क्या हो जाता है, हाईली स्टेबल। मतलब रिएक्टेंट से ज़्यादा प्रोडक्ट स्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर रिपल्सन था, जबकि यहाँ पर तो रिपल्सन था, यहाँ तो भाईचारा हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए, मिल गए भाई। तो ये प्रोटॉन स्पॉन्ज बोला जाता है इसको। एक और है, वो भी देख लेते हैं, बताए इसको, क्लियर है? भाईचारा, भाई और चारा वाला जो है हम लोग अक्सर सुनते हैं, नेताओं के मुँह से सुनते हैं हम लोग, भाईचारा भाईचारा। तो दूसरा, भाई तो सब मुंबई में है और चारा तो बिहार में है। तो भैया हाँ, क्या बोल रहे थे हम लोग, दूसरा वाला एक कंपाउंड ले रहे थे। एमी पहचान रहे हैं? एमी मैंने बताया था आपको कि एमी जो होता है वो क्या होता है, मिथाइल ग्रुप होता है। एमी क्या है, मिथाइल ग्रुप है। अच्छा, ये भी प्रोटॉन स्पॉन्ज है। कैसे है दिखाते हैं, देखिए। अभी क्या हुआ है कि ऐसे बना दिया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर इनको डीलोकलाइज भी नहीं होने दे रहे हैं, इनको डीलोकलाइज भी नहीं होने दे रहे हैं। एमी बना रहे हैं तो सब जगह एमी लिख देते हैं ना, इनको डीलोकलाइज भी नहीं होने दे रहे, मतलब ऑर्थो इफेक्ट भी लगा दे रहे हैं, SIR इफेक्ट भी लग रहा है। अब H+ किसी एक पे अटैक कर गया, ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पे जो है हाइड्रोजन बॉन्ड, भाई इसका लोन पेयर तो है ही, यहाँ पे बन गया क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब H+ आने के बाद और ज़्यादा स्टेबल हो जा रहे हैं। जब इस तरह की कंडीशन आने लगे कि H+ आने के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए, तो फिर इस तरह के कंपाउंड को बहुत स्टेबल माना जाता है, बहुत ही स्टेबल माना जाता है, ठीक है। तो अब बात करें कि हम फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन की, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन की। हाँ, तो अब बात करेंगे फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन की, और वो भी बेस में। हमने एसिड की बात करी थी तो कॉन्सेप्ट तो आपको समझा ही दिया था, एक बार और समझा देते हैं। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, इतना
क्लियर कर लीजिए। अब देखिए, स्ट्रांग बेस प्लस सॉल्ट, वीक बेस प्लस सॉल्ट फिजिबल है। वीक बेस प्लस सॉल्ट, स्ट्रांग बेस प्लस सॉल्ट, ये होगा नॉट फिजिबल। तो याद रखना है, लेफ्ट में स्ट्रांग लेना है, राइट में वीक लेना है। अगर आपको लेफ्ट में स्ट्रांग मिल जा रहा है तो बस समझ लीजिए कि आपका रिएक्शन फिजिबल है, अदरवाइज फिजिबल नहीं है। ये बात इतनी लिखने के बाद अब आपको एक एक क्वेश्चन करके समझाते हैं, क्योंकि भाई क्वेश्चन से ही आपको समझ में आएगा, बिना क्वेश्चन के तो समझ में आएगा नहीं। तो देखिए, जैसे लिया जाए कि भाई, अच्छा एक पॉइंट आपको बता दें, अमोनिया इज मोर बेसिक देन aromatic bases and less basic than aliphatic bases। ये बात ध्यान रखिएगा, एलिफैटिक बेस से मतलब सेकेंडरी टर्सरी प्राइमरी वाला जो है उससे कम बेसिक होता है अमोनिया, लेकिन एरोमेटिक से ज़्यादा। एक एक्सेप्शन भी बताया आपको, पिरिडीन पर ERG लग जाए तो वो अमोनिया से ज़्यादा बेसिक होता है, वो एक एक्सेप्शन था, ठीक है। अदरवाइज पिरिडीन भी अमोनिया से क्या है, कम बेसिक है। तो इतनी बात आप ध्यान रखिएगा, मतलब ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा तभी तो बता पाओगे, ठीक है। अब जैसे पहला क्वेश्चन हमने दिया कि भाई CH3NH2 प्लस C2H5 NH3Cl प्लस माइनस, ये सॉल्ट हो गया, ये बेस हो गया, ठीक है। अब यहाँ बनाया इसने C2H5NH2 प्लस CH3NH3Cl माइनस प्लस। अब देखिए, दो बेस है आपके पास, एक बेस ये है और एक बेस ये है। अब इन दोनों में बताइए कौन स्ट्रांग है, इन दोनों में कंपेयर करना पड़ेगा आपको, इन दोनों में कौन स्ट्रांग है। तो या तो आप PKB वाले डेटा पे चले जाइए जो मैंने आपको लिखवाया था NCERT से देख के, तो भी पता चल जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे प्लस आई ज़्यादा है, यहाँ पे प्लस आई कम है, ये ज़्यादा बेसिक है, ये कम बेसिक है, ये स्ट्रांग है, ये वीक है, और स्ट्रांग राइट में आ गया तो रिएक्शन नॉट फिजिबल है। क्लियर? ठीक। अब ये बेस है और ये बेस है, दो बेस है यहाँ पर देखिए, एक ये बेस है और एक ये बेस है। ये सेकेंडरी है, ये टर्सरी है, विच इज स्ट्रॉन्गर। आप जानते हैं कि सेकेंडरी क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, टर्सरी क्या होता है, वीकर होता है। तो ये आप लिखेंगे, मैं लिख दूँगा, मेरे को लिखने में दिक्कत नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, ये वीक बेस हो गया, ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, ये क्या हो गया, वीक बेस हो गया। लेकिन इससे आप कॉपी बिगाड़ लेंगे अपनी। इसको क्या है कि आपको समझना है, इसके नीचे लिखना नहीं है, ये कहीं और आपको लिखते जाना है, ताकि आप कॉपी रिवाइज करते समय ये जस्ट सामने ना पड़ जाए। जब सामने पड़ जाएगा तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे आप, वह आपको आंसर दिख जाएगा ना। तो ये तो फिजिबल है।
अच्छा जैसे प्लस लगाया तो अब Cl या Br या कुछ लगाना जरूरी नहीं है, कई बार क्या होता है ऐसे ही दे देता है, तो इसको ही सॉल्ट मान लेते हैं। जैसे ये प्लस है, माइनस नहीं है, माइनस नहीं भी दिया है तो भी सॉल्ट मान लेते हैं इसको, और फिर उल्टा कर देते हैं। अब आपको दो बेस दिख रहा है, प्लस वाला नहीं, न्यूट्रल वाला, ये और ये दो बेस दिख रहा है, ठीक है। अब ये बेस कैसा है, पिरिडीन है, और ये कैसा है, पायरॉल है। ये कैसा है, स्ट्रांग है, और ये कैसा है, वीक है। तो इसका मतलब रिएक्शन कैसा है, फिजिबल है। इसको देने का, जो हमने थर्ड वाला रिएक्शन दिया है, इसको देने का एक और तरीका है, एक और तरीके से देता है। वो तरीका ऐसे, वो ऐसे दे देता है। अब क्या है, दोनों को एक ही में मिला दिया, और जो दूसरा कंपाउंड बनाया तो देखिए यही चीज़ है, यही चीज़ है, इसको ऐसे करके दिया हुआ। अब देखिए ये स्ट्रॉन्ग बेस था और ये वीक बेस है। प्लस वाले से नहीं कंपेयर करना, प्लस वाले से नहीं, हमको न्यूट्रल से कंपेयर करना है। ये देखिए, ये यहाँ पे बना देते हैं। तो ये वीक बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। इसका मतलब रिएक्शन क्या है, फिजिबल है। समझ पा रहे हैं? ध्यान से समझिएगा इसको, कुछ और क्वेश्चन आपको देते जाते हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चे मुझे कहते हैं कि सर होमवर्क दे दिया करिए, लेकिन आप समझते नहीं है बात को। मैं होमवर्क दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होता हमको होमवर्क देने में, लेकिन एक ही दिन करें तब तो, एक ही दिन सभी लोग करें तब तो। अब क्या होता है कि एक ही क्लास में ऑनलाइन में कुछ लोगों का इतना बैकलॉग चल रहा होता है कि वो 1.5 महीने बाद उस क्वेश्चन को मेरे पास भेजते हैं। मैं खुद भूल चुका रहता हूं कि मैंने क्या क्लास में दिया था, और फिर वो मुझे बोलते हैं सही है कि नहीं है। अरे मुझे क्या पता मैंने क्या दिया था। यही कारण है कि मैं होमवर्क नहीं देता, असाइनमेंट का ही क्वेश्चन कहता हूं कि सॉल्व करिए। असाइनमेंट का क्वेश्चन कम से कम तुम्हारे पास भी है, मेरे पास भी है, क्लियर तो है कि ये है। होमवर्क का क्वेश्चन उसी दिन लगाओ तब तो तुम्हारे अंदर तो ये रेगुलरिटी नहीं है ना कि तुम लोग साथ साथ देखो। अब इसी वीडियो को कुछ लोग महीने भर बाद देखेंगे, तो उनको महीने भर बाद लगेगा कि सर डांट रहे थे। जिनको जो आज देख रहे हैं उनके लिए तो फ़र्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि वो तो रोज़ देख रहे हैं, उनको तो मैं डांट ही नहीं रहा। मैं डांट तो उनको रहा हूँ जिनका बैकलॉग चल रहा है 1.5 महीने का। मुझे लग रहा है वो एग्ज़ाम के बाद देखेंगे, और या तो फिर एक एक दिन में 10-10 वीडियो देखेंगे। क्या करेंगे, यही करेंगे वो। आप चाहे तो Cl- यहाँ लिख सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई। अब जैसे ये है तो आप इसमें बेस ढूंढिए कौन है, कि ये है और एक ये है, ठीक है। ये एनिलीन है और यहाँ पर मेथाइल सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है, और यहाँ पर क्या लग रहा है, SiP। अब SiP लगने की वजह से क्या हो गया, वीक बेस हो गया। तो ये वीक बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, रिएक्शन होगा। वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो रिएक्शन होगा।
ठीक। अब देखिए ये बेस यहाँ पर है और यहाँ पर है, ये क्या है, ग्वानिडीन है, ये सेकेंडरी है। ऑर्गेनिक बेस में सबसे स्ट्रांग बेस इसी को माना जाता है, इसका मतलब लेफ्ट में स्ट्रांग है, और स्ट्रांग है तो रिएक्शन क्या है, फिजिबल है। रिएक्शन कैसा है, फिजिबल। तो अब देखिए यहाँ पर बेस, यहाँ बेस ये है, ये तो सॉल्ट है, और यहाँ बेस ये है, ये तो सॉल्ट है। अब देखिए ये क्या है, एरोमेटिक का प्राइमरी एमीन है और ये एरोमेटिक का सेकेंडरी एमीन है। 2 R ग्रुप लगा है, 2 R ग्रुप, यहाँ पे 1 R ग्रुप लगा है। तो सेकेंडरी एमीन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन प्राइमरी एमीन एरोमेटिक में, तो ये स्ट्रॉन्गर है, ये वीकर है, तो ये रिएक्शन नहीं होगा, ये रिएक्शन नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? और देख, तो अब मैंने बताया था आपको कि pyridine से अमोनिया स्ट्रॉन्गर बेस होता है। pyridine से अमोनिया स्ट्रॉन्गर बेस होता है, मतलब वहाँ स्ट्रॉन्ग हो गया या वीक हो गया, तो रिएक्शन फिजिबल नहीं है। लेकिन इसी को अगर हम ऐसे कर दें, अब क्या लगा दिया, ARG लगा दिया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब ये स्ट्रॉन्गर हो गया, ये वीकर हो गया, क्योंकि ये ARG लग गया, तो अब ये देगा रिएक्शन। समझ पा रहे हैं? क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट धीरे धीरे? समझ पा रहे हैं? चलिए एक और देख लेते हैं।
ठीक, अब देखिए ध्यान से समझिए बेस कहाँ पर है। देखिए यहाँ बेस ये है और यहाँ बेस ये है। कौन स्ट्रांग है, ये वाला स्ट्रांग है कि ये वाला स्ट्रांग है? तो ये वाला स्ट्रांग है क्योंकि इसमें SIR इफेक्ट लग रहा है। लोन पेयर को डिलोकलाइज नहीं होने देगा, मतलब कम होने देगा या नहीं होने देगा, और डिलोकलाइज नहीं होने देगा तो लोन पेयर डोनेट हो सकता है किसी को। यहाँ पे लोन पेयर डिलोकलाइज हो जाएगा। तो ये स्ट्रांगर है, ये वीकर है। भाई ये दोनों तो सॉल्ट है, सॉल्ट से कंपेयर नहीं करना। तो ये क्या हो जाएगा, फिजिबल। समझ पा रहे हैं कि एक दो और एग्जांपल दें? पता नहीं समझ पा रहे हैं कि नहीं। मेरे ख्याल से तो इतना एग्जांपल काफ़ी होता है, क्योंकि मैं अपनी कॉपी में खुद 4-5 एग्जांपल लिख के रखा हूँ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना एग्जाम्पल काफ़ी है। 10 है, 11 कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। अब क्या लाया जाए, चलो देखते हैं। ठीक है भाई, ये है। तो अब अगर मैंने ये बोला कि ये और ये दो बेस है, ये दो बेस है, इन दोनों बेसों में किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है? इन दोनों बेस में किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है? तो इन दोनों बेस में बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा देखने के लिए दोनों NH2 है। ठीक है, नीचे ये, अब ये क्या लगा रहा है, +H, और ये क्या लगा रहा है, +H। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे क्या है, हायर +H है, और यहाँ पर क्या है, लोअर +H है। इसका मतलब ये क्या है, वीक है, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है। ये वीक बेस है और ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और स्ट्रॉन्ग राइट में आते ही रिएक्शन नॉट फिजिबल हो जाता है। समझ पा रहे हैं? ठीक है भाई। तो अब बेसिक स्ट्रेंथ का पूरा टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करके दे दिया। अब अगली क्लास में हम मिलेंगे तो रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात करेंगे। हम बात करेंगे कार्ब एनायन की, कार्बोकेटायन की, फ्री रेडिकल की, इन सब की बात करेंगे। कार्बोकेटायन की बात करेंगे तो रीअरेंजमेंट की भी बात करेंगे। एक बात और है कि मेरी नोट्स में, जो मेरी हैंड रिटन नोट्स है, उसके अंदर आपको कार्ब एनायन के जस्ट बाद टॉटोमेरिज्म मिल जाएगा। लेकिन कार्ब एनायन के जस्ट बाद टॉटोमेरिज्म वो इसलिए है क्योंकि कार्ब एनायन पढ़ने के बाद ही टॉटोमेरिज्म समझ में आता है। लेकिन वो तब होता है जब आइसोमेरिज्म पहले पढ़ाया जाता है और GOC बाद में। मैं तो आपको GOC पहले पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए अभी आपको उसके जस्ट बाद टॉटोमेरिज्म नहीं पढ़ना है। टॉटोमेरिज्म आपको आइसोमेरिज्म में ही पढ़ना है। ठीक है, तो नोट्स फॉलो कर रहे हो अगर आप, तो ये बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बेसिक स्ट्रेंथ को खूब अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन सारे करिए। कोई डाउट होगा मुझे बताइएगा। नमस्कार।